हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने भूगोल का पहले क्लास ले लिया है और भूगोल के क्लास में मैंने चैप्टर नंबर 1 के बारे में चर्चा किया था। और चैप्टर नंबर 1 में जो है बहुत सारे अलग अलग चैप्टर में इस चैप्टर को बांट करके दिया गया है आपके बुक में। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, है ना। यानी कि भारत में जितने भी संसाधन है उसके उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और उपयोग के साथ साथ हम लोग उपयोग के प्रकार को हम लोग पढ़े हैं, संसाधन के प्रकार को हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े हैं जी, भारत। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े हैं, भारत, भारत है ना, भारत, भारत संसाधन। यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं भारत, भारत संसाधन, संसाधन है ना जी, एवं उपयोग के बारे में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। और संसाधन के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं। संसाधन के जितना भी प्रकार है उतना प्रकार के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। उसी में से एक आता है प्राकृतिक संसाधन, जो कि चैप्टर नंबर क करके दिया हुआ है आपको। जैसे है ना ये चैप्टर जो है चैप्टर 1 का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क इस तरह से देख करके आपको किताब में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले क्या, प्राकृतिक संसाधन, है ना जी। क्या दिया है, प्राकृतिक संसाधन दिया है, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे, जल संसाधन को, जो कि चैप्टर नंबर 1 के ख में दिया हुआ है। ख नंबर चैप्टर ही बना दिया है बच्चों, ठीक है ना। और ख नंबर में क्या दिया हुआ है, जल संसाधन, जल संसाधन दिया हुआ है, ठीक है। और जल संसाधन में हम लोग प्यारे बच्चों सबसे पहले एक चीज पढ़ेंगे। आप लोग को तो मालूम है कि जल ही क्या कहा जाता है बच्चों, जल ही जीवन है। जल ही क्या है, जीवन है। तो जल के हम लोग बहुत सारे उपयोग को पढ़ेंगे। नदी में जल कैसे आता है, कितना प्रकार का जल पाया जाता है, कौन सा जल कितने प्रकार का पाया जाता है, ठीक है ना। और उससे पहले हम लोग प्राकृतिक संसाधन में जो है बहुत सारे वन के मिट्टी के बारे में पढ़े हैं। आप लोग पीछे जो है क्लास में जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद एक खास बात है मेरे बच्चों कि यहाँ पे जल संसाधन जो है ना एक छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। उसमें जो है ना ख नंबर में जो दिया हुआ है जल संसाधन, एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। इसलिए मैंने सोचा कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव है ना। यानी कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्टिव को बता देते हैं, उसके बाद जो है ना जो भी इसका ऑब्जेक्टिव होगा उसको बता दूंगा, ठीक है। इससे पहले जितने भी चैप्टर थे, जैसे प्राकृतिक संसाधन में ऑब्जेक्टिव को 15-20 ऑब्जेक्टिव जो है मैंने अलग से बताया है बच्चों। लेकिन इस वीडियो में जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक ही में क्लियर करवा दिया जाएगा, ठीक है। हम लोग को पढ़ना है जल संसाधन, है ना जी, जल संसाधन, है ना जी। क्या पढ़ना है मेरे बच्चों, जल संसाधन को पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जल संसाधन में हम करेंगे एक काम कि क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग आंसर को भी करेंगे, है ना जी। आइए सबसे पहले हम देखते हैं पहला नंबर सवाल क्या है। देखिए यहाँ पे टॉपिक को जो है ना हम लोग अंडरलाइन करके जो है ना डैश करके नहीं चलेंगे। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट जो है सवाल को ही सॉल्व करते हुए चलेंगे डायरेक्ट, ठीक है। जिसमें से पहला सवाल क्या कर रहा है बच्चों कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, है ना जी। आइए सवाल को सबसे पहले डिनोट करते हैं यहाँ पर कि बहुउद्देशीय उद्देशीय परियोजना है ना जी। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, है ना जी। आप क्या समझते हैं। सवाल बहुत ही शानदार सवाल है बच्चों, क्योंकि इसमें नदी घाटी परियोजना नहीं बोला है, बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से सवाल को दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि वैसा नदी घाटी परियोजना जिसका कई उद्देश्य होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको विद्युत उत्पादन के लिए, मनोरंजन के लिए, जैसे पर्यटन के लिए लोग जाते हैं ना नदी के किनारे घूमने के लिए, बोलते हैं कि मैंने झील घूमने के लिए गया था, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, उत्तर में हम क्या लिखेंगे, उत्तर में क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं कि वैसा नदी घाटी परियोजना जिसका कई उद्देश्य होता है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैसा नदी घाटी परियोजना जिसका
कई उद्देश्य हो, है ना जी, कई उद्देश्य हो, है ना जी, वैसा नदी घाटी परियोजना जिसका कई उद्देश्य हो। ठीक है, यहाँ पे अगर उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं बाढ़ नियंत्रण के लिए भी, है ना, बाढ़ नियंत्रण के लिए भी नदी घाटी परियोजना का हम लोग क्या करते हैं कि निर्माण करते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे सिंचाई के लिए भी नदी घाटी परियोजना का हम लोग उपयोग करते हैं, नदी घाटी परियोजना का निर्माण करते हैं। मृदा अपरदन पर रोक, मृदा जो है ना, मिट्टी जो लेके चल जाता है ना नदी, उसको बहा करके, उसके लिए भी इसका उपयोग करते हैं। मृदा अपरदन पर रोक के लिए भी इसका हम लोग उपयोग करते हैं। साथ ही साथ परिवहन के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। उसके साथ जो है ना, पर्यटन के लिए भी आप लोग कह सकते हैं इसका उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे नदी घाटी परियोजना पे बांध बना दिया जाता है, ठीक है ना, तो बांध जैसे ही बना दिया जाता है ना, तो नदी को देखने के लिए लोग जाते हैं वहां पर, और जैसे ही लोग वहां पे पहुंचते हैं नदी को देखने के लिए, तो कहाँ से देखेंगे नदी को, नदी के बगल में क्या होता है, घास पात होता है, आपको ये क्या होता है कि झाड़ियाँ निकल जाते हैं, तो झाड़ी में जा करके लोग तो नदी को देखेंगे नहीं, नदी में स्नान तो करेंगे नहीं, और जो जिससे होता है कि बांध बना दिए जाते हैं ना, जिसको नदी घाटी परियोजना के तहत जो है उस पर बांध बना दिए जाते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है कि लोग पर्यटन के लिए, घूमने के लिए वहां पे जाते हैं और बांध पर चढ़ करके और चारों तरफ भ्रमण करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे पर्यटन भी लिख सकते हैं, है ना। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो मत्स्य पालन के लिए, यानी कि लोग क्या करते हैं, मछली पालन। मत्स्य पालन का मतलब क्या होता है, मछली पालन, है ना, मत्स्य पालन में मछली को पाला जाता है। ठीक है, इत्यादि के लिए सवाल देखिएगा, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। वैसे नदी घाटी परियोजना जिसका कई उद्देश्य हैं, जैसे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई के लिए, मृदा अपरदन के लिए, यानी मिट्टी को जो काट करके नदी में, देखिए यहाँ पे नदी पर बांध बन गया ना, यहाँ से मिट्टी आएंगे बाहर से कट करके, कहाँ रुक जाएंगे, यहाँ पर आकर के बांध के पास दोनों तरफ से आएंगे ना, जब बरसात के दिनों में, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आकर रुक जाते हैं मिट्टी, है ना, जिससे मृदा अपरदन से हम लोग बच जाते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या करा, सभी बच्चे देखेंगे। अब कह रहा है कि जल संसाधन के क्या उपयोग हैं, लिखे। अरे भैया, जल संसाधन के उपयोग को आप कैसे नहीं लिख सकते हैं जी, जल संसाधन। आइए सवाल को पहले देखते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि जल संसाधन, है ना, जल संसाधन के क्या उपयोग हैं, है ना जी, क्या उपयोग हैं। ठीक है, क्या उपयोग है उसको क्या करना है, लिखना है। कह रहा है कि लिखे, क्या उपयोग है, लिखें, है ना जी। आइए, तो जल संसाधन के कह रहा है कि क्या उपयोग है, उसे लिखें, है ना जी। देखिए कितना आसान सवाल है। जल संसाधन का उपयोग जो है ना, पेयजल, घरेलू कार्य के लिए, सिंचाई के लिए, मतलब बहुत सारे कार्यों में किया जाता है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, उत्तर में देखेंगे बच्चों ध्यान से, हम लोग लिख सकते हैं जल संसाधन का उपयोग, जल संसाधन का उपयोग किसमें कर सकते हैं जी। यार बच्चों, हम लोग जल संसाधन का उपयोग, थोड़ा सा सोचिए, पहले सोचिए बच्चों कि हम कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना जी। तो जल संसाधन का उपयोग जो है हम लोग पेयजल के लिए, है ना, घरेलू कार्यों के लिए, है ना जी, घरेलू कार्यों के लिए कर सकते हैं। उसके बाद सिंचाई के लिए कर सकते हैं, है ना, सिंचाई के लिए कर सकते हैं। उसके बाद विद्युत निर्माण के लिए भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जल विद्युत निर्माण कहते हैं, है ना जी। देखिए जल से ही हम क्या करते हैं कि विद्युत का निर्माण भी करते हैं। ऐसे टरबाइन को बना लिया जाता है, टरबाइन पर जो है यहाँ से जल को भेजा जाता है, जिससे टरबाइन जो है चक्र काटता है, और यहाँ से मोटर का आर्मेचर लगा करके, और उससे क्या किया जाता है कि हम लोग विद्युत को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना। आइए उसके बाद देखेंगे बच्चों, और भी विद्युत निर्माण भी लिख सकते हैं आप। जल कृषि भी हो जाएंगे, ठीक है ना, जल कृषि। उसके साथ साथ आप मत्स्य पालन भी लिख सकते हैं, मत्स्य
मत्स्य पालन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे आपको बहुत सारे देखने के लिए मिल जाएंगे जल का उपयोग, है ना जी। आइए उसके बाद आप लोग देखेंगे बच्चों, ये 2 सवाल क्लियर हो गए, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हम लोग देखेंगे लगभग 10 सवाल देखेंगे, ठीक है ना, जिसमें 8 लघु उत्तरीय से होगा और 2 जो है दीर्घ उत्तरीय से आपको सवाल पूछे जाते हैं। सारे सवाल को एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव पे। आइए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आगे वाला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अंतरराज्यीय जल विवाद से, जल विवाद के क्या कारण है। अंतरराज्यीय 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 जल विवाद के क्या कारण हैं। जल विवाद के क्या कारण है, ठीक है ना। अंतरराज्यीय जल विवाद के क्या कारण है। प्यारे बच्चों, आप लोग एक चीज समझ पा रहे होंगे कि अंतरराज्यीय, यहाँ पे देखिएगा अंतरराज्यीय दिया हुआ है, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। अंतरराज्यीय, एक होता है अंतरराष्ट्रीय और एक होता है अंतरराज्यीय। यानी कि अंतरराष्ट्रीय जल विवाद उसे कहेंगे कि नदी जल के उपयोग के लिए अलग अलग देशों में जो है ना विवाद खड़ा होता हो, उसको अंतरराष्ट्रीय कहेंगे। लेकिन यहाँ पे किसे कहना है, अंतरराज्यीय के बारे में कहना है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 राज्यों के बीच। उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों, उत्तर में लिखेंगे 2 राज्यों के बीच। क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 राज्यों के बीच में, है ना। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ठीक है ना। तो एक ही नदी जो है दोनों राज्यों से गुजरती है। तो इधर के लोग सोचते हैं कि उस नदी का हम ज्यादा से ज्यादा जल का उपयोग कर लेते, उधर जिससे जो बाद में जिस राज्य में नदी प्रवेश करती है वहां के लोग सोचते हैं कि पहले ही नदी का उपयोग क्यों किया जा रहा है, नदी के जल का उपयोग पहले ही क्यों किया जा रहा है। हम लोग कैसे रहेंगे भाई, हम लोगों को भी जल की आवश्यकता है, उधर से नदी का जल जो है और अधिक मात्रा में आप आने दीजिए, ठीक है ना। तो ये लोग चाहेंगे कि हम अधिक उपयोग करें, वे लोग चाहते हैं कि हम अधिक उपयोग करें, ठीक है ना, अलग अलग राज्यों के लोग, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2 राज्यों के बीच नदी जल के उपयोग के, नदी जल के उपयोग, ठीक है ना, नदी जल के उपयोग के लिए विवाद जो होता है ना, विवाद को क्या कहा जाता है, अंतरराज्यीय विवाद। अंतरराज्यीय जल विवाद कहा जाता है, ठीक है। जल विवाद कहा जाता है, ठीक है ना, अंतरराज्यीय जल विवाद कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब जो है यहाँ पर कुछ लोग, जैसे देखिए नदी यहाँ पे जा रहा है ना, नदी कोई भी नदी हो, यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा अभी बिहार है, ठीक है ना, यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो बिहार के लोग कहेंगे कि हम जो है बिहार में अधिक उपयोग करेंगे इसके जल का, और यहाँ के लोग कहते हैं कि नहीं, हम जो है ना अधिक उपयोग करेंगे अपने फसलों में, अपने जो है पशु पालन में, अपने मछली पालन में, है ना। इधर के लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बांध बना करके जल को रोक करके अपना कृषि करते हैं। तो इधर के लोग आकर के कहते हैं नहीं, ये बांध नहीं रहेगा, इस बांध को हटा दिया जाए। जिससे क्या होता है कि एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है, अंतरराज्यीय जल विवाद के क्या कारण है, क्या कारण है बच्चों। तो हम यहाँ पे कहेंगे अतः प्रत्येक राज्य में अपनी सीमा के क्षेत्र अंतर बहने वाली नदियों के जल का अधिकतम उपयोग करना चाहते हैं, और कृषि के कारण, मत्स्य पालन के कारण, वहाँ पे जल विद्युत क्या करते हैं कि विद्युत उत्पादन के कारण क्या होता है ना कि अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद उत्पन्न होता है। मेन यही कारण है, और उसका मुख्य कारण कृषि होता है, ठीक है ना। अगर मुख्य कारण देखा जाए तो ये कृषि होता है, कृषि, ठीक है ना। जल विवाद का मुख्य कारण क्या है, तो अलग अलग राज्यों में कृषि है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि सभी लोग चाहते हैं कि हम अधिक जल का उपयोग करें, और क्या होता है कि एक विवाद खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल क्या होने वाला है, यहाँ पे देखेंगे बच्चों आप लोग, चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है, ठीक है ना। चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है बच्चों, चौथा नंबर में कर रहा है जल संकट क्या है। जल संकट क्या है, देखिए यहाँ पे जल संकट आ गया ना सवाल। देखिए जब हम लोग अधिक जल का उपयोग करते हैं ना,
तो अधिक जल जब हमारे पृथ्वी पर गिरता है तो जल जो है भूमि के अंदर बहुत कम ही रह पाता है, जिससे क्या होता है गर्मियों के दिन में सारे कल सूख जाते हैं और उस समय हमें क्या होता है कि जल संकट उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे सवाल कह रहा है ना कि जल संकट क्या है, यानी हमारे भूमिगत जल में जब कमी आ जाता है, भूमिगत जल में कमी आने को क्या कहते हैं, जल संकट कहते हैं, या फिर नदियों के जल सूख जाते हैं उसको भी हम लोग जल संकट कहते हैं। तो इसके लिए लिखना पड़ेगा बच्चों जल की उपलब्धता में कमी, जल की उपलब्धता में कमी, ठीक है ना। जल की उपलब्धता में क्या होता है, कमी आ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, जल संकट कहलाता है ना जी, जल संकट कहलाता है। क्लियर है। उपलब्धता में कमी क्या कहलाता है कि जल संकट कहलाता है। ठीक है। अब आइए, एक स्वीडन के एक विशेषज्ञ थे जिनका नाम क्या था, फाल्कन था। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों स्वीडन के विशेषज्ञ का कहना है ना, कहना है। उनका क्या कहना है बच्चों, क्या कहना है, विशेषज्ञ थे कौन बच्चों, तो यहाँ पे फाल्कन मार्क थे। क्या थे, फाल्कन मार्क, है ना जी। फाल्कन मार्क क्या कहते थे यहाँ पे कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। मार्क यहाँ पे कह रहा है कि फाल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन, है ना जी, प्रतिदिन जो है कितना, तो 1000 घन मीटर, प्रतिदिन जो है 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। जल की आवश्यकता है। प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, केवल इतना जो है ना 1000 घन मीटर जो है केवल पीने के लिए नहीं बता रहा है, यानी कि उसको कपड़ा साफ करने के लिए, स्नान करने के लिए, है ना, और बहुत सारे मल मूत्र को धोने के लिए, जैसे मल मूत्र को जो है उस जल के साथ बहा देने के लिए, है ना, अपने मवेशियों को धोने के लिए, अपने मवेशियों को जल देने के लिए जो है एक व्यक्ति को 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। उसके बाद बच्चों, इससे कम जल अगर उपलब्धता है, अगर इससे कम जल प्राप्त होता है तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, उसे कहेंगे जल संकट। अगर इससे कम जल अगर प्राप्त होता है ना, तो यहाँ पे फाल्कन मार्क के द्वारा क्या कहेंगे कि हमें जल संकट उत्पन्न हो रहा है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल, यानी कि 5वां नंबर सवाल को मैं बता रहा हूँ, एक एक टॉपिक। 5वां नंबर सवाल को देखेंगे बच्चों, ठीक है ना। ये सभी सवाल आपको बुक में भी देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, आप लोग जा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण पूछ रहा है, ठीक है, और उसका वर्णन करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि भारत के नदियों के प्रदूषण होने का कारण, है ना, कारण का वर्णन करें, है ना। आपके परीक्षा में ऐसे सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं, वर्णन करें। देखिए, भारत के नदियों के प्रदूषण होने के कारण का वर्णन करें, है ना जी। आइए, हम लोग इसका आंसर कैसे देंगे, बिल्कुल प्यार से हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। हम लोग लिखेंगे भारत की नदियों का प्रदूषित होने का निम्नलिखित कारण है ना। हम यहाँ पे उत्तर में सबसे पहले इस चीज़ को लिखते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारा भाषा जो है ना बहुत स्ट्रांग हो जाता है, लैंग्वेज स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कि भारत के नदियों के प्रदूषित होने का निम्न कारण है, ठीक है ना, कारण है। देखिए, बहुत सारे कारण हैं, आप लोग अपने से ही इसको लिख सकते हैं। देखिए, किताबी भाषा पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है,
आप लोगों को पेपर में फर्स्ट नंबर में ही लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव सभी प्रश्नों का उत्तर अपनी भाषा में दें, ठीक है ना। तो इसलिए जितना हो सके बाबू अपने से इसको जो है ना आप लोग एक्सप्लेन करना, इसका उत्तर जो है ना अपने आप से लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, देखिए आंसर का बेस ऐसे बन जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि भारत के नदियों के प्रदूषित होने का निम्न कारण है, ठीक है ना। चलिए हम सभी कारण को एक एक करके लिखते हैं, दूसरा कारण, तीसरा कारण, ये चौथा कारण भी लिखेंगे, है ना। चलिए 4 कारण आप लोग लिख देते हैं तो आंसर आपका सटीक होगा। अगर लंबा बनाते हैं ना तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सवाल जो है आपको केवल 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहला कारण लिखेंगे कि कूड़ा करकट को नदियों में बहाना, है ना, नदियों में बहाना, नदी में लोग बहा देते हैं। देखिए कूड़ा करकट जितना भी होता है, हमारे साइंटिफिकल रीजन ये होना चाहिए कि हम लोग कूड़ा करकट को एक गड्ढा खोद देने के बाद वहाँ पे क्या करते हैं कि सभी को गड्ढे में डाल देते हैं, और कंपोस्ट बन जाने के बाद में क्या होता है कि उसको हम लोग ले जा करके खेतों में डाल देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि चारों तरफ से हम लोग का क्या होता है, फायदा ही फायदा हो जाता है, ठीक। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कूड़ा करकट को ले जा करके नदियों में बहा देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे जितने भी मवेशी हैं उस पॉइजनस पदार्थ को क्या करते हैं कि अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं और वे बीमार पड़ जाते हैं, जिससे दो तरफा क्या होता है कि हमें हानि पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए कूड़ा करकट को यहाँ पे कह रहा है भारत के नदियों के प्रदूषित होने का निम्न कारण है। पहला कारण हो जाएगा कूड़ा करकट को नदियों में बहाना, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा देखिए फिर कल कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ जो होता है ना, अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ होता है। अपशिष्ट तो होता ही है, साथ ही साथ रासायनिक भी होता है। रासायनिक पदार्थों को नदियों में बहाना, है ना, बहाना। देखिए ये जो होता है ना रासायनिक पदार्थ होता है, जिसके चलते क्या करता है कि पानी से जा करके जल्द ही रिएक्ट कर लेता है और उस पानी को पॉइजनस बना देता है, जहरीला बना देता है, ठीक है ना। तो कल कारखानों के अपशिष्ट रासायनिक पदार्थों को भी नदी में बहाने से क्या होता है कि भारतीय नदी प्रदूषित हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं मृत जीवों को नदियों में बहाना, है ना, मृत जीवों को नदियों में बहाना, ठीक है। ये भी एक मुख्य कारण बनता है कि मृत जीवों को लोग क्या करते हैं ना कि लोग नदी को सार्वजनिक संपत्ति समझ करके ले जा करके नदी में उसको फेंक देते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि भारतीय नदी प्रदूषित होते जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक कि क्या होता है ना कि मानव भी मर जाते हैं ना, जैसे कई लोग मर जाते हैं, उनको कुछ सुविधा नहीं होता है, या फिर कुछ ऐसे भी जैसे कि हत्या वगैरह लोग कर देते हैं ले जा करके लोगों को, कि किसी को कानो कान ये खबर भी ना पहुंचे, उसको भी क्या करते हैं ना लोग कि हाथ पैर में उसके भारी कोई पदार्थ बांध देते हैं और बांध करके ले जा करके नदियों में फेंक देते हैं। इनसे क्या होता है कि मृत जीवों को नदियों में बहाने से क्या होता है कि नदी प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। अब आइए, और एक जैसे तालाब होता है ना, तालाब लोग खुदवा देते हैं, उसमें मत्स्य पालन कर देते हैं, और मत्स्य पालन जब कर देते हैं ना तो चोरी छुपे लोग क्या करते हैं कि उसमें ले जा करके पॉइजन को डाल देते हैं, और पॉइजन को डालने के बाद में क्या करते हैं कि लोगों के मछलियों को खुद चोरी छुपे पकड़ लेते हैं, ठीक है, और मछलियों को पकड़ करके ले जा करके अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है। और जिनका वो तालाब होता है सुबह आते हैं देखते हैं कि अरे इसमें कोई कीटनाशक दवाई डाल दिया है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तालाबों में कीटनाशक दवाएं छिड़कना, तालाबों में कीटनाशक दवाएं छिड़कना, है ना जी, छिड़कना, ठीक है। दवाओं को छिड़कने से भी क्या होता है, तालाब के साथ साथ नदी में भी लोग कीटनाशक दवाई को छींट देते हैं, ठीक है ना। और फेंकने के बाद में क्या होता है कि सारी मछलियां जो है नीचे से उब करके निकलना शुरू हो जाती है, और लोग क्या होता है कि लोगों को उससे फायदा हो जाता है, और हमें क्या होता है कि अगर जैविक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारे जीवों को इससे हानि पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है कि मृदु जल क्या होता है। मृदु जल के बारे में हम लोग देखेंगे। 6ठा नंबर सवाल क्या होने वाला है बच्चों, मृदु जल के बारे में हमें बताना है, ठीक है ना। कह रहा है कि मृदु जल क्या होता है, मृदु जल क्या होता है।
ठीक है ना। मृदु जल क्या होता है, यहाँ पे मृदु जल देखिए, मृदु जल जो होता है ना, भूमिगत जल को हम लोग कहते हैं मृदु जल। जैसे भूमि के नीचे हम हमारे जितने भी जल हैं उसको कहते हैं मृदु जल। अगर समुद्री जल को देखा जाए तो वह मृदु जल नहीं है, उसको खारा जल हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज बच्चों, अभी तो मैं भूगोल पढ़ा रहा हूँ लेकिन ये आप लोग को केमिस्ट्री में देखने के लिए मिल जाएंगे कि जैसे ही हम लोग अम्ल को प्लस जैसे ही क्षार को करते हैं ना, अम्ल प्लस क्षार, ये क्या बनाता है बच्चों, ये बना देता है लवण, ठीक है ना। ये क्या बना देता है, लवण बना देता है। यानी कि चलिए एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, दूध किस रंग का होता है, बताइए जल्दी से। दूध जो है किस रंग का होता है, तो मेरे बच्चों आप कहेंगे कि उजला होता है, या फिर कोई कोई बच्चा जो है सफ़ेद कहेगा, और सीबीएसई वाले कुछ बच्चे होंगे कहेंगे कि वाइट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दूध उजला होता है, लेकिन अगर इसी के स्थान पर जो है अगर कह दिया जाए कि जल किस रंग के होते हैं, जल जो है किस रंग के होते हैं, तो प्यारे बच्चों आप लोग कहेंगे कि अरे सर ये तो जल भी तो उजला ही होता है। कुछ बच्चे कहेंगे, कुछ बच्चे, केवल 40% बच्चे कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन उसमें जो है ना 60% बच्चे ये कहेंगे कि जल जो होता है ना उदासीन होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, उदासीन होता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे जल में ना ही अम्ल पाए जाते हैं और ना ही क्षार पाए जाते हैं। तो जल होता कैसा है बच्चों, होता कैसा है जल, तो इसलिए हम कहेंगे कि मृदु जल क्या है। इस सवाल का जवाब बहुत सारे बच्चों के माइंड में घूम रहा होगा बच्चों। लगाओ बच्चों जल्दी से कमेंट में, सभी बच्चे लगाएंगे। यहाँ पे देखेंगे उत्तर में हम लिख सकते हैं कि यह एक भूमिगत जल है ना। भूमिगत, यह एक क्या है, भूमिगत जल है, जल है जिसे पेयजल के रूप में क्या किया जाता है बच्चों, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। अब देखिए एक और टॉपिक है इसमें, इसको हम कह सकते हैं बच्चों ना कि भूमिगत जल या फिर मृदु जल क्या होता है कि लवणहीन जल होता है। यानी कि ना ही इसमें अम्ल होते हैं और ना ही क्षार होते हैं, ये बिल्कुल लवणहीन होता है, यानी अम्लहीन होता है, क्षारहीन होता है, ठीक है ना। दोनों में कोई इसको बोल सकते हैं, इसलिए दोनों को मिला करके हम डायरेक्ट बोलेंगे कि मृदु जल जो होता है लवणहीन होता है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए कमेंट बॉक्स पड़ा हुआ है बाबू दिक्कत के लिए, कोई भी किसी को समस्या हो रहा है ना तो कमेंट में आप लोग लिखेंगे कि सर यहाँ से हमें समस्या है, समझ में नहीं आया है, ठीक है ना। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे पूरे क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट कर लेंगे, और जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट नहीं करना है वे लोग वीडियो को बार बार देख लेंगे, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 7वां नंबर सवाल क्या कर रहा है बच्चों कि नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है। नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों, तो नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य का मतलब होता है, सबसे पहले देखिए मैंने नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या होता है। तो नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य ये होता है कि नदी के किनारे जो है ना बांध बना दिया जाए, और उसका उद्देश्य ये भी होता है कि सड़कों की कहीं कहीं कमी पाई जाती है। तो आजकल तो बहुत सारे नदी के बांधों पर जो है ना बहुत अच्छे अच्छे सड़क भी पाए जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सड़क भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है कि मृदा अपरदन से हम लोग अपना बचाव कर सकते हैं। बहुत सारे कृषि को हम लोग, जैसे नदी को बांध दिया जाता है और बांधने के बाद में क्या होता है कि पीछे से जो है जल को निकाल करके अपनी कृषि में उसका लाभ उठा लिया जाता है, ठीक है। तो अगला सवाल क्या होने वाला है, 7वां नंबर सवाल में कह रहा है कि नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे बच्चों, ठीक है ना, क्या है, ठीक है। इसका उत्तर हम लोग बिल्कुल आसान तरीका से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि नदी घाटी परियोजना के निम्न उद्देश्य हैं, यहाँ पे लिखेंगे, है ना, यानी निम्न उद्देश्य है, निम्न उद्देश्य है, ठीक है। बहुत सारे उद्देश्यों को लिख सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा पॉइंट वाइज जो है ना आप लोग इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो बाढ़ नियंत्रण है ना, बाढ़ पे नियंत्रण करने के लिए नदी घाटी परियोजना बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, ठीक है, बाढ़ नियंत्रण, है ना जी। दूसरा नंबर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे मृदा अपरदन हो जाएगा, ठीक है। मृदा अपरदन
पर रोक कह सकते हैं, पर रोक डाला जा सकता है। अगला अगर बात किया जाए तो बच्चों पेय एवं सिंचाई हेतु जल, पेय एवं सिंचाई हेतु जल है ना, पेय एवं सिंचाई हेतु जल, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर की बात की जाए बच्चों, तो हम यहाँ पे जल से जो है ना एक टरबाइन लगा करके जल को बहुत ऊंचा से गिरा करके उसको जो है ना राउंड करवा के हम लोग उससे विद्युत उत्पादन भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग लिखेंगे बच्चों विद्युत उत्पादन के लिए, है ना, उत्पादन के लिए, ठीक है, विद्युत उत्पादन के लिए। चलिए उद्योग जो होता है ना, उद्योग को भी जल की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे उद्योग जलापूर्ति के लिए, है ना, उद्योग जलापूर्ति, उद्योग को भी जल की आपूर्ति करने की आवश्यकता होती है, उद्योग जलापूर्ति दोनों को एक ही में लिख देते हैं, उद्योग जलापूर्ति, ठीक है। जैसे छठा नंबर में भी ले सकते हैं परिवहन, जैसे नाव वगैरह, पानी वाला जहाज वगैरह जो निकलता है ना, जैसे अभी भारत पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है तो उसमें जो है वो होता है जंगी बेड़े जो होते हैं जल के माध्यम से जाते हैं, और एयर जो स्ट्राइक करने वाले जो यहाँ से विमान भेजे गए थे ऊपर आकाश के माध्यम से भेजा गया था, ठीक है, और थल सेना जो है सो है ही, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे परिवहन भी इसमें लिख सकते हैं, परिवहन के माध्यम से व्यापार भी किया जाता है, ठीक है ना। पर्यटन, जल जहाँ अधिक गिरता है ना, जल ऊपर बहुत ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटक लोग, जिसको जो है पर्यटन के लिए भी यूज किया जाता है, पर्यटन के लिए, है ना, पर्यटन के लिए, है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो निम्न उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण हो जाएगा, मृदा अपरदन पर रोक हो जाएगा, पेयजल एवं सिंचाई जल के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, उद्योग जलापूर्ति के लिए, परिवहन के लिए और पर्यटन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये इतना ही नहीं है बच्चों, और सभी अगर आप लोग देखना चाहें तो आपके माइंड में क्या क्या आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर हमें भी माइंड में कुछ आ रहा है जो आप नहीं लिखे हैं, तो इसके लिए मैंने इत्यादि लिख दिया है। आप लोग और भी उद्देश्य लिख सकते हैं। सबसे पहले बच्चे स्नान के लिए, अपने स्नान के लिए जरूर लिख देना, ठीक है ना, क्योंकि गर्मी का समय ज्यादा हो रहा है अभी। चलिए आगे बढ़े, 8वां नंबर सवाल को देखेंगे बच्चों। 8वां नंबर सवाल कह रहा है बच्चों नदी घाटी परियोजना के किन्हीं 2 लक्षणों के उल्लेख कीजिए, ठीक है ना, किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख करना है। नदी घाटी परियोजना है ना, नदी घाटी परियोजना का जो है ना 2 लक्षण का जो है क्या करना है, उल्लेख करना है। उल्लेख या वर्णन सभी एक होता है, जानते हैं क्या करता है, ये बच्चों को मूर्ख बनाता है सवाल, ठीक है। परियोजना का 2 लक्षण क्या करना है, 2 लक्षणों का उल्लेख करना है, लक्षणों का उल्लेख करना है, ठीक है, करना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है नदी घाटी परियोजना के 2 लक्षणों का उल्लेख करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, उत्तर में यहाँ पे लिखेंगे कि नदी घाटी परियोजना के लाभ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नदी घाटी परियोजना के लाभ, है ना जी, परियोजना के लाभ क्या क्या है बच्चों, क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है कि नदी पर बांध बनाकर बाढ़ को रोका जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे नदी पर बांध को बनाकर, मुख्य क्या है उद्देश्य, नदी पर बांध को बनाकर बाढ़ को रोका जा सकता है, बाढ़ को रोका जा सकता है, क्लियर है, बाढ़ को रोका जा सकता है, ठीक है। और एक बहुत ही बढ़िया इसका उद्देश्य क्या है कि नदी पर, यहाँ पर लिखेंगे कि नदी पर बांध बनाकर जो है, बांध बनाकर क्या किया जाता है, सबसे अच्छा जो पेट पूजा वाला चीज है ना वही है, सिंचाई किया जाता है। सिंचाई नहीं होगा तो कैसे होगा, सिंचाई किया जाता है, सिंचाई किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे देखिए यहाँ पे नदी है ना, यहाँ पे इस प्रकार से नदी को बना देते हैं, ठीक है।
यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जल जो है बह रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता है ना कि एक बहुत बड़ा बांध को जैसे ही लगाया जाता है तो बांध को लगाने के लिए यहाँ पे किनारे, नदी के किनारे ही परियोजना को बनाया रहता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि यहाँ पे बांध बनाना आसान बन जाता है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे बांध बनाते हैं ना, इधर मात्रा जो है ना, जल का मात्रा इधर बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे ही जल अपना जो है मीडियन जो है ना स्तर से ऊपर होता है, लेवल से ऊपर होता है, क्या होता है कि जल यहाँ पे किनारों तक पहुंच जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर पतला सा एक ये नाली जैसे हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं और यहाँ से जो है ना बहुत सारे खेतों की सिंचाई आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार से सिंचाई के लिए भी एक जल का बहुत ही बढ़िया हम लोग का क्या है, परियोजना का लक्षण है, ठीक है। ठीक है, आगे आइए। अब कह रहा है बच्चों, सवाल में क्या कह रहा है, ये लघु उत्तरीय सवाल क्लियर हुए हैं, ठीक है ना। लघु उत्तरीय सवाल जो है क्लियर हुए हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे दीर्घ उत्तरीय सवाल पर। दीर्घ उत्तरीय सवाल को हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। देखिए दीर्घ उत्तरीय सवाल में पहला सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। आइए सभी बच्चे ध्यान देंगे। कह रहा है कि जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय हैं, ठीक है। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ऐसे सवाल आप लोग को देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। क्या समझते हैं, ठीक है। और इसको लिखेंगे इसके क्या उपाय हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, तो प्यारे बच्चों संरक्षण का मतलब ही होता है सुरक्षा, यानी जल की सुरक्षा हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, लॉन्ग टाइप आप लोग कह सकते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर जो है ना इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है ना हम ये कहेंगे कि भूमिगत जल की पुनः पूर्ति, सबसे पहला हो जाएगा कि भूमिगत जल की पुनः पूर्ति, भूमिगत जल की है ना, जल की पुनः पूर्ति, ठीक है। भूमिगत जल की पुनः पूर्ति, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि भूमिगत जल की पुनः पूर्ति कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। देखिए उससे पहले आप लोग इसका आंसर एक दे दीजिएगा कि जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, यानी जल की सुरक्षा को हम हर एक तरह से सुरक्षित रखने को क्या कहते हैं, जल की क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं। और अधिक जल हम लोग बर्बाद न करें उसे भी जल का संरक्षण कहते हैं। पहला क्या हो जाएगा, भूमिगत जल की पुनः पूर्ति, यानी कह रहा है कि भूमिगत जल बहुत महत्वपूर्ण होता है और इससे हम क्या करते हैं कि इसी से हमारा जीवन निर्वहन होता है। और भूमिगत जल को अगर हम लोग बचा करके रखते हैं तब हम भूमिगत जल को बचाए रखने का उपयोग भूमिगत जल को बचाए रखने का क्या है जी, ये उपाय क्या है कि हम लोग बहुत अधिक मात्रा में जल को खर्च करें। जो भी अपशिष्ट जल बच रहे हैं, जैसे घरों में जो काम कर लिया जाता है ना, घरों में काम करने के बाद क्या होता है कि जो अपशिष्ट जल बच जाते हैं उसी से सिंचाई को करना, या फिर जो भी गंदा जल है उससे सिंचाई को करना। नहीं तो क्या होता है कि लोग साफ जल को निकाल करके, भूमिगत जल को निकाल करके और अपनी सिंचाई को करने लगते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे, हम यहाँ पे कहेंगे जल संभर प्रबंधन है ना, जल संभर प्रबंधन, क्लियर है। जल संभर प्रबंधन को हम क्या कहते हैं, देखिए जल संभर प्रबंधन का मतलब होता है ना कि यहाँ पे क्या होता है कि जल को बारिश वाला जल को क्या करते हैं ना कि रोक करके और उसका जो है ना बाद में हम उसका उपयोग करते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, जल संभर प्रबंधन। जैसे मान लीजिए कि राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में क्या है बच्चों कि राजस्थान में छतों पे लोग जल को जमा कर लेते हैं और जलों को जमा करके क्या करते हैं ना कि बाद में उसका उपयोग करते हैं। अब देखिए जल संभर प्रबंध को हम ये भी कह सकते हैं कि पेयजल की आपूर्ति के लिए जो है बारिश वाला जल को एकत्रित करके जलाशयों में, नहरों में, आहरों में क्या कहते हैं ना कि उसको रख लेते हैं और बाद में हम उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद है तकनीकी विकास। तीसरा में क्या हो जाएगा, तकनीकी विकास, है ना जी, तकनीकी विकास। तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है क्या कि जल से जो है ना
तकनीकी विकास का मतलब होता है, देखिए एक ही बार में हम लोग अधिक जल को अगर सिंचाई कर देते हैं, किसी फसलों में छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि कुछ ही जल से क्या होता है, हो पाता है ना कि सिंचाई हो पाता है। तो इसीलिए कह रहा है ना कि ड्रिप तंत्र से हम लोग अगर सिंचाई करते हैं तो उसको कहते हैं तकनीकी विकास। जैसे इस प्रकार से यहाँ पे लगा दिया जाता है पाइप से जो है ला करके, और जल को जो है इस कोई मान लीजिए कि कोई यहाँ पे यंत्र है जिससे जल आ रहा है, और यहाँ से जो है इसको हम यहाँ पे एक खड़ा कर देते हैं ऐसे, ठीक है। और खड़ा करने के बाद में क्या होता है कि यहाँ से जगह जगह या ऐसे पाइप बना दिए गए रहते हैं, जो क्या करता है कि जल जब यहाँ पे पहुँचता है ना तो ये नाचना शुरू कर देता है, और नाच करके चारों तरफ से ये जो जल छिड़काव करके आपके फसल को सिंचाई कर देता है, जिसको क्या कहते हैं, ड्रिप तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ड्रिप तंत्र। यानी ड्रिप तंत्र के द्वारा सिंचाई करके हम लोग क्या करेंगे, ड्रिप तंत्र जैसे तकनीक का उपयोग करके हम लोग तकनीकी का विकास कर सकते हैं और जल को जो है संरक्षित कर सकते हैं। इसके ये भी एक उपाय है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ऐसे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर में भी लगभग यही सवाल कह रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे भी कह रहा है कि राजस्थान में जो है जल का कैसे उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पे भी सिंचाई के लिए ड्रिप तंत्र का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे वर्षा जब होती है तो देखिए राजस्थान में जो है ना मरुस्थल पाया जाता है, और मरुस्थल पाए जाने के कारण क्या होता है कि जैसे ही वर्षा होती है तो वर्षा का जल लोग बहुत सारा तकनीक लगा करके वहाँ पे एकत्रित करके रखते हैं, और एकत्रित करके रखने में क्या होते हैं कि एकत्रित करके रख लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि उसका खर्च जो है बाद में करते हैं, ठीक है ना। लगभग यही एक और सवाल, इसमें से एक सवाल आता है जो सवाल मैंने पहले बताया है कि जल क्या है। देखिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ये लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होता है ना, लॉन्ग टाइप, ये जो है छोटा छोटा क्वेश्चन को ही मिला करके इसमें अगर लिख देते हैं तो क्या होगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जैसे पूछ रहा है जल संसाधन क्या है, इसको जल को संरक्षित रखने का उपाय क्या, देखिए कितना सवाल जोड़ रहा है इसमें, कितना सवाल, तो 2 सवाल जोड़ रहा है, ठीक है ना, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो 2 सवाल जोड़ रहा है, दोनों को हम क्या करेंगे कि एक में मिला करके लिख देंगे, बड़ा सा हो जाएगा उत्तर, जिससे क्या हो जाएगा कि वह एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर बन जाता है, ठीक है। आइए अगला हम देखते हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला सवाल क्या होने वाला है, कह रहा है भूमिगत जल की स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है। भूमिगत जल की स्तर जो है जल जो देखिए नीचे जो जल है ना, जो नीचे से हम लोग जल निकाल लेते हैं तो जल में गिरावट आ जाती है, जिससे क्या होता है कि गर्मी के दिन में जल कम पड़ जाते हैं, तो उस गिरावट को हम क्या कहते हैं, तो वर्षा जल संग्रहण। कौन सी योजना चलाई गई है, तो उस योजना का नाम है क्या बच्चों, उस योजना का नाम है, देखिए 3 योजना के नाम हम लिखेंगे। एक हो जाएगा वर्षा जल संग्रहण, एक योजना चला था वर्षा जल संग्रहण, ठीक है ना। और दूसरा में क्या चला था, वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर शेड मैनेजमेंट चला था, ठीक है, मैनेजमेंट। तीसरा क्या चला था बच्चों, ड्रिप सिंचाई, जो मैंने अभी बताया था, ड्रिप सिंचाई है ना जी, ड्रिप सिंचाई चला था, ठीक है। यानी ये सवाल आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पहला नंबर सवाल क्या हो जाएगा कि भूमिगत जल स्तर गिरावट को रोकने के लिए, भूमिगत जल स्तर गिरावट को रोकने के लिए जो है योजना कौन कौन चलाया गया था। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका ए नंबर में ऑप्शन में, ये बी में हो जाएगा, ये सी में हो जाएगा, ठीक है। और डी में क्या हो जाएगा बच्चों, इनमें से सभी, और जैसे ही आएगा इनमें से सभी, डी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। किसी को कोई दिक्कत बच्चों, किसी को कोई दिक्कत, आइए बच्चों, यहाँ पर जो है उसके बाद हम सवाल क्या ले रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे वर्षा जल संग्रहण, वाटर शेड मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई, यानी कि यहाँ पे डी नंबर में दिया है इनमें से सभी, इसको हम क्लियर कर देंगे, इसी को आंसर सही लगा देंगे, ठीक है। भूमिगत जल स्तर गिरावट को रोकने के लिए यही है योजना। क्लियर है ना बच्चों, क्लियर है। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं।
दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है दूसरा नंबर सवाल। ठीक है, दूसरा नंबर कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, दक्षिण दक्षिण भारत की दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना बताओ बच्चे क्या होना चाहिए। देखिए दक्षिण भारत में, यानी हम लोग तो अभी बिहार में है, उत्तर भारत में कहा जा सकता है, लेकिन दक्षिण भारत की जो है सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है बच्चों, तो ये है तुंगभद्रा। क्या जी, तुंगभद्रा है। ठीक है ना, ये हो जाएगा तुंगभद्रा। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है बच्चों, कमेंट में लगाओ जल्दी से। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है बच्चों, तो सबसे अधिक वर्षा जो है मानसिंह राम में होती है। मानसिंह राम होता है ना, मासीन राम जो कि मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है जी, मेघालय में स्थित है। ठीक है ना, मासीन राम जो कि मेघालय में स्थित है। ठीक है ना, देखिए मेघालय के बाद एक और है चेरापूंजी भी कभी कभी देखने को आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। अगर मेघालय या मासिन राम नहीं रहता है तो आप लोग चेरापूंजी लगा दीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा बच्चे। आइए चौथा नंबर सवाल में क्या कर रहा है, चौथा नंबर सवाल है बच्चों, कह रहा है कि शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है। बोलिए, शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है मेरे बच्चे, जल्दी बताओ। शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये है कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ है बच्चों, कर्नाटक में है। क्लियर है। उसके बाद पांचवा नंबर सवाल क्या हो जाएगा बच्चे, पांचवा नंबर सवाल कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है कब अपनाई गई बच्चों, तो 1987 में अपनाई गई थी प्रथम राष्ट्रीय जल नीति, यानी कि जल को सुरक्षित रखने के लिए पहली बार नियम लगाया गया था। ठीक है, आइए छठा नंबर में क्या कर रहा है बच्चों, छठा नंबर में कह रहा है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है। बोलिए जल्दी से, इंदिरा गांधी नहर जो है किस राज्य में स्थित है बच्चे, तो ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है ना। सातवां नंबर सवाल क्या कर रहा है बच्चों, सातवां नंबर सवाल कह रहा है दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। बोलिए जल्दी से, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है, जल्दी बताओ बच्चा लोग, जल्दी बताना है बच्चे। दामोदर घाटी परियोजना जो है आपको झारखंड में है ना, जो कि कोयला का भंडार बोला जाता है। झारखंड को कोयला का भंडार माना जाता है, और झारखंड में भी एक खास क्षेत्र के रूप में अगर देखा जाए तो एक झरिया जो क्षेत्र का नाम है, झरिया एक स्थल का नाम है, स्थान का नाम है जहाँ पे कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो दामोदर घाटी परियोजना कहाँ स्थित है, तो झारखंड में। क्लियर, झारखंड में स्थित है बच्चों। आगे देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है किस नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है बच्चों, तो ये सतलज पर स्थित है। याद रखना मेरे बच्चे, सतलज है ना, सतलज पर स्थित है, सतलज नदी पर है। क्लियर, सतलज नदी पर। 9 नंबर सवाल को देखेंगे सभी बच्चे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कहाँ स्थित है बच्चों, किस नदी पर स्थित है बच्चों, जल्दी बताएंगे। बांध
सॉरी यार, भारत का सबसे लंबा बांध कह रहा है ना, हीराकुंड हो जाएगा। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है ना, हीराकुंड बांध, ठीक है। जो कि किस नदी पर स्थित है बच्चों? तो महानदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है, ठीक है ना, महानदी पर स्थित है। तो हीराकुंड बांध महानदी पर तो स्थित है, लेकिन यह कहाँ स्थित है बच्चों? तो ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक है ना, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 10वां नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों? 10वां नंबर में कह रहा है नर्मदा नदी घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? नर्मदा नदी घाटी परियोजना, नर्मदा नदी घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है मेरे बच्चे? किस राज्य से संबंधित है जी? तो ये संबंधित है आप लोगों को गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, है ना जी, मध्य प्रदेश। इसको कहते हैं शॉर्टकट में एमपी। एमपी भी लिखा मिल सकता है आप सभी प्यारे बच्चों को, ठीक है ना, एमपी भी लिखा मिल सकता है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, 11वां नंबर सवाल को देखेंगे, ठीक है ना। 11वां नंबर सवाल क्या कह रहा है? सभी बच्चे इन सभी चीज को नोट कर लेंगे अवश्य, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे शरावती नदी घाटी परियोजना कर्नाटक में, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति 1987 में, इंदिरा गांधी नहर कहाँ स्थित है? राजस्थान में, दामोदर घाटी परियोजना झारखंड में स्थित है, यहाँ पे झरिया कोयला के लिए लिखे थे, ठीक है, झारखंड में है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सतलज नदी पर है, ठीक है। और यहाँ भारत का सबसे लंबा पुल कहाँ है? तो कौन है? तो हीराकुंड है, जो कि महानदी पर स्थित है, जो कि उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा नर्मदा नदी घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तीनों स्थान पर पाया जाता है, यानी तीनों स्थान से क्या होता है? होकर के गुजरता है, ठीक है। चलिए आइए 11वां नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है कब लागू हुई प्यारे बच्चों? तो ये जो है ना सितंबर में 1987 में, सितंबर के 1987 में, सितंबर 1987 में लागू हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखा जाए बच्चों, अगला सवाल देखा जाए, कह रहा है कि कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है मेरे बच्चों? तो ये जो है ना किस पर बना है जी? कृष्णा सागर बांध किस नदी पर बना है बच्चों? किस नदी पर बना है? तो ये बना है आपको कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और रिहंद पर। आपको कृष्णा हो जाएगा, कावेरी हो जाएगा, ठीक है, नर्मदा, ठीक है, नर्मदा और रिहंद पर बना है, ठीक है ना, कृष्णराज सागर बांध, ठीक है। आइए उसके बाद बच्चों यहाँ पे 13 नंबर सवाल क्या है? गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय, गोविंद सागर है ना, कृत्रिम जलाशय जो है किस राज्य से संबंधित है प्यारे बच्चों? तो ये जो है किस जलाशय से संबंधित है? कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है बच्चों? तो भाखड़ा नांगल बांध से, है ना, भाखड़ा नांगल बांध से जो है संबंधित है, भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है, ठीक है ना। आइए 14वां नंबर सवाल को देखा जाए बच्चों। 14वां नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों? चलिए सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखेंगे। 14वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? देखिए बहुत अधिक मात्रा में पृथ्वी पर जल जो है ना उपस्थित है ना, बृहद
बृहद मात्रा में जल उपस्थित होने के कारण जो है पृथ्वी को क्या कहते हैं बच्चों? तो नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। बृहद मात्रा में पृथ्वी पर जल की उपस्थिति को लेकर के हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 71% जो है ना, 71% जो है ना जल उपस्थित है। 71%, ठीक है ना, पूरे पृथ्वी के 71% जल उपस्थित है बच्चों। ठीक है, आइए अगला सवाल को देखा जाए बच्चों। कह रहा है देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसिंह राम में, ठीक है, मानसिंह राम में, सॉरी नाम हमको याद दिलाना चाहिए, मासीन राम में होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? चेरापूंजी में। मासीन राम के बाद हो जाता है चेरापूंजी। मासीन राम जहाँ नहीं रहेगा ना वहाँ पे चेरापूंजी लगा दीजिएगा। ठीक है, आइए 16वां नंबर सवाल को देखते हैं बच्चों। कह रहा है प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ठीक है ना, तो प्राणियों के शरीर में अगर देखा जाए तो 65% जल की मात्रा रहती है बच्चों। कितना? तो 65% जल की मात्रा रहती है। ठीक है, अगर पादप में देखा जाए, पादप में यानी कि पेड़ पौधों में, तो 65 से 99। जैसे कुछ रूखा सूखा पेड़ पौधा होता है, जैसे आप लोग को हो गया आम का पेड़ हो गया, लीची का पेड़ हो गया, ये सब रूखा सूखा पेड़ है। और पौधे में अगर देखा जाए ना तो प्याज जो है इसमें अधिक जल की आवश्यकता होती है और इसमें जल की मात्रा भी अधिक होती है। इसलिए हम लोग जीवों में कह सकते हैं 65% और पादपों में कह सकते हैं या तो 65 या तो 99 तक भी कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए 17 नंबर सवाल को सभी बच्चे बिल्कुल फोकस करेंगे। 17 नंबर सवाल क्या कर रहा है बच्चों? 17 नंबर सवाल कह रहा है कि देश के बांधों को किसने कहा था भारत का मंदिर? तो पंडित नेहरू जी ने कहा था। 17वां नंबर सवाल, देश का मंदिर कहा था। देश का मंदिर किसको कहा गया था? बांध को मंदिर कहा गया था। किसको? तो बांध को, है ना, बांध को कहा गया था। किसने कहा था? पंडित नेहरू जी ने। पंडित नेहरू जी, है ना, पंडित नेहरू जी ने कहा था। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे बच्चों। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर। ये 18 नंबर में हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना कहाँ स्थित है? तो महानदी पर। इस सवाल को नोट करते चल रहे हैं बच्चों। आइए 19 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चों। कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कहाँ है? भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय, है ना जी, जलाशय कहाँ स्थित है मेरे बच्चों? कहाँ स्थित है जी? कहाँ स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर पर। गोविंद बल्लभ पंत सागर पर, है ना, गोविंद बल्लभ पंत सागर पर, है ना जी। चलिए नेक्स्ट, आइए 20वां नंबर में कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संग्रहण बढ़ा है? ठीक है ना, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ठीक है ना, तो चलिए आर्सेनिक का। ठीक है ना, देखिए बिहार में 20 नंबर सवाल कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से जो है किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, यानी कि किस तत्व में वृद्धि हुआ है बच्चों? तो किस तत्व में? तो आर्सेनिक में। उत्तर में क्या लिखेंगे? आर्सेनिक जैसे तत्वों में वृद्धि हुई है। आइए 21 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चों। जल किस प्रकार का संसाधन है? जल जो है किस प्रकार का संसाधन है? कह रहा है कि जल किस प्रकार का संसाधन है बच्चों?
जल जो है किस प्रकार का संसाधन है? बोलिए जल्दी से। यहाँ पे एक तरह से हम लोग कहें तो नवीकरणीय संसाधन हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब नवीकरणीय आप लोग को ऑप्शन में नहीं देता है ना, तो हम इसको कहेंगे चक्रीय संसाधन है। कैसा संसाधन है मेरे बच्चों? चक्रीय संसाधन है, ठीक है ना। आइए 22 नंबर सवाल में क्या करा है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। 22 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे जी, है ना। अब कह रहा है कि पृथ्वी के गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है, कहाँ पे? तो दक्षिण पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? यानी कि इससे क्या पता चलता है कि पृथ्वी के किस गोलार्ध में अधिक जल पाया जाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में। किसमें जी? दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी के किस गोलार्ध में अधिक जल पाया जाता है? तो जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है, तो दक्षिणी गोलार्ध को, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम लोग 22 सवाल को देख लिए, जो कि ऑब्जेक्टिव का सवाल हो गया, और सब्जेक्टिव का भी मैंने बहुत सारा सवाल जो है इसमें क्लियर करवा दिया है, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव भी, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर था बच्चों, ठीक है। तो आइए इसके बाद जो भी ग नंबर में चैप्टर है ना, उसका भी हम लोग काम तमाम कर देते हैं, और जस्ट इसके अगले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं कि आप लोगों को किस प्रकार से जो है इसके अगले चैप्टर, यानी कि जल संसाधन के बाद में यहाँ पे ख नंबर ना है जल संसाधन, तो ग नंबर में आपको दिया हुआ है क्या बच्चों? ग नंबर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, है ना जी। तो बुक में आपको वन एवं वन्य प्राणी संसाधन लेकर के आ रहे हैं जस्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे तरफ से गुड बाय और टाटा। मिलते हैं अगले वीडियो में।